लास्ट टर्न पे पावर में एक डेरिवेशन में आप लोगों को बता रहा था, वो डेरिवेशन ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स। क्या था वो देखिए, दैट वाज दिस। Distribution of potential over a string of insulators। और इसमें रिकैप पुरानी चीज़ें क्या क्या थी, हमने ये वाली चीज़ देखी थी कि अगर ऐसे इंसुलेटर्स लगे हुए हैं तो इसमें दो तरह की कैपेसिटेंस बनती हैं। एक कैपेसिटेंस वो होती है जो दो इंसुलेटर्स के बीच में होती है, ये मेटल की पेन है, ये मेटल की पेन है और बीच में इंसुलेटर है, इसका मतलब एक कैपेसिटेंस यहाँ बन गई। और ये मेटल है और ये मेटल है, इसके बीच में एयर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, तो एक कैपेसिटेंस यहाँ बन गई। तो दिस कैपेसिटेंस इज नोन एज, कौन सी कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, ये जो कैपेसिटेंस है दो म्यूचुअल इंसुलेटर्स के बीच में है, इसलिए दिस कैपेसिटेंस जिसको हम मॉडल करते हैं ऐसे, ये पूरा पूरा ग्राउंड है, so this capacitance is known as the mutual capacitance, and this capacitance is known as shunt capacitance। और shunt capacitance is normally referred to as C1 और mutual capacitance is referred to as C, where C1 is equal to Kc, where K is less than 1। ठीक, तो मतलब क्या है कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज बिगर देन द शंट कैपेसिटेंस। ठीक, तो C1 की जो वैल्यू होगी वो C से नॉर्मली कम रहती है। C1 इज इक्वल टू Kc, इट्स अ स्मॉल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। अब इसके बाद लास्ट टर्न पे हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे थे और वो डेरिवेशन ऐसा था कि इसमें जो पोटेंशियल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। देखिए, पिछली बार डायग्राम थोड़ा छोटा था इसलिए बहुत हौच पौच हो गया था। तो देखिए, ये C है, ये सारे सारे C हैं, ये सारे सारे C1 है। C1 की जगह आप सीधे सीधे लिख सकते हैं Kc। ठीक, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है, वो हमको देखना है। इसके क्रॉस E1, इसके क्रॉस E2, इसके क्रॉस E3, इसके क्रॉस E4, एज्यूमिंग दैट दे आर 4 इंसुलेटर्स। अगर इससे ज्यादा इंसुलेटर्स होते तो E4 के बाद E5, E6 सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहता, बढ़ता जाता। और उसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम भी दे रखा है क्या, हाँ पॉइंट का नाम भी दे रखा है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, C तो हो नहीं सकता, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E। अब यहां से यहां तक का अगर E1 है तो A से लेकर यहां तक का कितना वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज होगा विच इज E1। इसके क्रॉस भी वोल्टेज E1 जा रहा है, यहां पर भी E1 है। यहां पर वोल्टेज कितना है, यहां से लेकर यहां तक का E1 प्लस E2, सो दिस इज E1 प्लस E2। यहां पर इस तरह से दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहां पर E1 प्लस करते करते E4 तक पूरा है। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इतना वोल्टेज यहां पर जा रहा है। अब लेट अस एज्यूम कि इसके अंदर करंट जा रही है I1, इसके अंदर जा रही है I2, इसके अंदर जा रही है I3, इसके अंदर जा रही है I4, कैपिटल्स I4। इसके अंदर करंट जा रही है स्मॉल I1, इसमें स्मॉल I2, इसमें स्मॉल I3 और इसमें स्मॉल I4, एंड दिस इज I5।
नाउ द डायग्राम इज कंप्लीट। और इसमें जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो कैसी कैसी वैल्यूज थी कि मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सिंस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, तो I2 की वैल्यू क्या है? I2 की वैल्यू है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू है और जितनी वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज ओमेगा E2 C इज इक्वल टू I1 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू, कितनी है वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू C, और वोल्टेज की वैल्यू E1। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा C, इसको भी वैसे करते हैं ओमेगा C E2। दिस वॉज ओमेगा C E2 इज इक्वल टू ओमेगा C E1 प्लस I1 की वैल्यू कितनी है, यहां से तक कैपेसिटेंस कितनी है, यहां से तक की कैपेसिटेंस KC, और वोल्टेज कितना है E1। so दिस इज दिस प्लस ओमेगा KC इंटू E1, जिसमें ओमेगा C अगर कैंसिल कर जाए देन E2 गिव्स यू E1 इंटू 1 प्लस K। ठीक, इस तरह से आप लगा सकते हैं I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I2, और इससे आपको मिलेगा E3 इक्वल टू कितना आया था, E3 की वैल्यू E1 के टर्म्स में E1 इंटू, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले वाले में सीधे सीधे लिख दूंगा। सो दिस I3 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस कितनी है C, और वोल्टेज E3 I3 खाली B से लेकर D तक के बीच में जा रही है। B से D के बीच में कैपेसिटेंस कितनी है, खाली C है, और B से D तक का वोल्टेज कितना है E3 है, दैट्स ऑल। सो दिस इज ओमेगा C इंटू E3 इज इक्वल टू I2 ये जा रही है, यहां पर कैपेसिटेंस कितनी है, A से लेकर B तक कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज कितना है E2। सो दिस इज ओमेगा C E2 प्लस, अब I2 देखिए, I2 ये है, यहां से तक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है KC, और वोल्टेज की वैल्यू E2। दिस इज दिस प्लस ओमेगा KC इंटू E1 प्लस E2। ठीक, E2 की वैल्यू आप जानते हैं E1 के टर्म्स में E1 इंटू 1 प्लस K। E2 की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओमेगा C कैंसिल कर जाएगा। सो व्हाट गिव्स यू इज E3 इज इक्वल टू E1 के टर्म्स में E1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, 3K प्लस K स्क्वायर। E2 की वैल्यू रख देनी है आपको E1 प्लस K की, ये वाली वैल्यू। तो E3 की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंगली E4 इज E1 इंटू 1 प्लस 6K प्लस 5K स्क्वायर प्लस K क्यूब, 6K प्लस 5K स्क्वायर प्लस K क्यूब, ये वैल्यू है E4 की। ठीक है, ये E4 है। अब एक चीज ये बताइए कि जो सिस्टम वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज इज दैट वोल्टेज विच इज नोन एज ई सिस्टम वोल्टेज है। ये ई जो है, ये ई वो वाला वोल्टेज है जो वोल्टेज इस कंडक्टर के अंदर कैरी हो रहा है। ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ई वोल्टेज कैरी कर रहा है। ई बराबर कितना होगा, है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, दैट्स करेक्ट। E की जो वैल्यू है, E इज इक्वल टू यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज है, यहां से यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, विच इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू आती है, अगर E1 इज E1, E2 के बराबर E1 इंटू 1 प्लस K, E3 की वैल्यू ये है, E4 की वैल्यू ये है। अगर ये सारी आप रख देते हैं, देन व्हाट यू गेट इज E इज इक्वल टू E1 इंटू 4 प्लस 10K प्लस 6K स्क्वायर प्लस K क्यूब, ये वैल्यू आती है E की।
ठीक, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि E1 अपॉन 1 इज इक्वल टू E2 अपॉन 1 प्लस के, 1 प्लस के इज इक्वल टू E3 अपॉन 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू E4 अपॉन ये पूरा 1 प्लस 6k प्लस 5k स्क्वायर प्लस के क्यूब, 1 प्लस 6k प्लस 5k स्क्वायर प्लस के क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू E अपॉन 4 प्लस 10k प्लस 6k, वो यही हो गया 4 प्लस 10k प्लस 6k स्क्वायर प्लस के क्यूब। ये सब इसके बराबर हो गए, ये सारे रेशियोज हैं, सारे रेशियोज बराबर हैं। अब क्या आप मेरे को ये वाली चीज आइडिया की तरह से बता सकते हैं कि E1, E2, E3, E4 में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? E4। E4 सबसे बड़ा होगा क्योंकि दिस इज E1 इंटू 1 प्लस 6k प्लस 5k स्क्वायर प्लस के क्यूब, इसलिए E4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। विच इज बेसिकली प्रॉब्लम। यू सी प्रॉब्लम क्या है, आपने जो ये चारों इंसुलेटर्स लगाए थे यहाँ पे, वो चारों इंसुलेटर्स कितनी रेटिंग के थे? अलग अलग रेटिंग के थे कि सेम रेटिंग के थे? सेम रेटिंग के थे। रेटिंग सबकी सेम है लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर बराबर नहीं आ रहे। किसी में वोल्टेज कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में और ज्यादा आ रहा है, किसी में सबसे ज्यादा आ रहा है। ये प्रॉब्लम है। तो जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, and this is equal to E upon N into E4। E4 नहीं है यहां, मतलब E4 से नहीं है, N इंटू कहा जाए N इंटू EN, N इंटू EN, N इंटू EN इंटू 100%। E जो टोटल वैल्यू है, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स इसके अंदर लगे हुए हैं? कितने लगे हुए हैं इसके अंदर? 4। और जो चौथा इंसुलेटर है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है? बिकॉज दैट वोल्टेज विल बी द मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वर्स्ट केस वही वाला होगा, सबसे ज्यादा बुरा केस होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इस इंसुलेटर के क्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो इसके टूटने फूटने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ये बेसिकली हो गया। अब इसमें अगर आप E की वैल्यू ये रही, N की वैल्यू 4 है और E4 की वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देन यू गेट द वैल्यू फॉर स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इसमें जो भी वैल्यू निकल के आ जाए, दैट इज बेसिकली द वैल्यू फॉर स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर 4 यूनिट्स। इसी तरीके से इसी में E4 तक आपने निकाल ही लिया, बड़ा आसान सा स्टेप वाइज है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, E5 के लिए निकाल सकते हैं। तब इन दैट केस स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू E अपॉन 5 इंटू E5 हो जाएगी। 6 इंसुलेटर लगा रखे हैं, बस लेंथी होता जाएगा और कुछ नहीं, इसमें कोई ज्यादा अकल नहीं लगानी है। ये है एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला है। अब देर आर 3 मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। जितनी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाएगी उतना आपका इंसुलेटर्स को फायदा हो जाएगा। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब बेसिकली क्या है कि आपका इंसुलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 है लॉन्ग क्रॉस आर्म मेथड, लॉन्गर क्रॉस आर्म मेथड। तो उसमें आपने बेसिकली ये वाला काम कर रखा है कि इसमें जो यहां पर जो स्ट्रिंग लगा रखा था, तो ये आपने क्रॉस आर्म की जो लेंथ है इसको इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज द लेंथ करने से आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जस्ट 2। दूसरा है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप ये जो कैपेसिटेंसेज हैं, इन कैपेसिटेंसेज की वैल्यू चेंज कर दीजिए। इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और। मतलब आपने जो बनाए हुए हैं इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर्स अलग अलग तरह के बनाइए कि उनकी कैपेसिटेंस रेटिंग उनकी चेंज हो जाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू सच दैट, ऐसे चेंज कर जाए सच दैट इफ दिस इज E देन दिस इज ऑल्सो E एंड दिस इज ऑल्सो E एंड दिस इज ऑल्सो E। वेल इन दैट केस दिस इज E, इसकी वैल्यू 2E है, इसकी वैल्यू 3E है, इसकी वैल्यू 4E है। 2E 3E 4E, ये काम आपने कर दिया। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है? देखो सारी चीजें के पर ही डिपेंड करेंगी। दैट्स ट्रू, विल सी दिस। देखो क्या होता है। अब देखो E की वैल्यू तो आपको पता चली गई है, E चारों बराबर है। अब इन दैट केस E की वैल्यू कितनी है? अगर टोटल सिस्टम वोल्टेज अगर E है तो E की वैल्यू कितनी है? E/4।
ये तो हो गया E इज इक्वल टू दिस कंप्लीट E बाय 4, इसकी वैल्यू तो आपको समझ में आई गई, बराबर बराबर चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको ये निकालना है कि दिस वाज C1 C2 नहीं, ये सारे C1 मानते थे इनको 2 से, ये C2 C3 C4 C5 इन सब की वैल्यूज क्या क्या है, कैपेसिटेंसेस आपको अलग अलग बनानी है, बाकी सब कुछ तो सेम है, कैपेसिटेंसेस की वैल्यू अलग हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं देन यू नो दैट C1 KC इज इक्वल टू C1, ये तो C1 के बराबर होता ही है, एंड I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, सेम फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, वैल्यूज फिलअप करिए, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट अस पुट इट दिस वे, इज लाइक दिस 2 3 4, ये ठीक है। C मतलब जो आपने एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू जो पिछले केस में आप लेके चले थे वो वाली चीज, ये बड़ी ऑब्जर्वेशन है ये वाली चीज। तो अब I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल टू ओमेगा C2E, और I1 की वैल्यू ओमेगा CE, और स्मॉल I1 की वैल्यू ओमेगा C1 मतलब KC इंटू E, ओमेगा KC इंटू E। So C2 is equal to C into 1 plus K. I3 is equal to I2 plus I2. I3 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू C3E is equal to I2 की वैल्यू ओमेगा C2E, और I2 की वैल्यू इस I2 की ओमेगा KC इंटू 2E, ओमेगा KC इंटू 2E। तो इसके हिसाब से C3 ओमेगा E सबसे कैंसिल कर जाएगा, और C2 की वैल्यू आपने लिखी है C इंटू 1 प्लस K, सो C3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू C इंटू 1 प्लस 3K। Similarly, C4 will come out to be C into 1 plus 6K. So, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था कि नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन K ओनली, K की वैल्यू कितनी है। इस तरह से आप अलग अलग इनकी रेटिंग्स निकाल सकते हैं। K इज द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस एंड म्यूचुअल कैपेसिटेंस। K इज डिपेंडेंट अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स। K की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी C3 और C दोनों बराबर होते जाएंगे। You see this? K की वैल्यू अगर 0 हो जाती है देन C2 इज इक्वल टू C, C3 इज इक्वल टू C, C4 इज इक्वल टू C। तो यू वांट एज लो K एज पॉसिबल, K की वैल्यू जितनी कम हो सके उतनी हो, उतना मिनिमम कर नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिनिमम उसकी वैल्यू रहेगी, वही चीज। देन इसमें द लास्ट जो तरीका है और वो इस यूनिट का भी लास्ट पार्ट है, दैट इज स्टैटिक शील्डिंग। इसमें दो तरीके आपने कर लिए, पहला था लॉन्गर क्रॉस आर्म मेथड, दूसरा था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, तीसरा है स्टैटिक शील्डिंग। स्टैटिक शील्डिंग क्या है वो चीज देखिए, इसमें लास्ट में एक रिंग लगा देते हैं। मैंने रेगुलरली तो ये वाली चीज नहीं देखी है, कुछ जगह मैंने देखा हुआ है, इसके जो लास्ट जहां पे वो आ रहा है उसके चारों तरफ एक लोहे का रिंग लगा देते हैं। तो लोहे का रिंग लगाने से क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपेसिटेंसेस, उसने कुछ और कैपेसिटेंस ऐड कर दी, इट इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपेसिटेंसेस, और उसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है देखो। इसके चारों तरफ जो लोहे का रिंग आपने लगा दिया उसकी वजह से उस लोहे के रिंग में और एक इंसुलेटर में एक कैपेसिटेंस यहां पर आ गई, तो एक कैपेसिटेंस यहां आ गई, एक कैपेसिटेंस यहां आ गई, एक कैपेसिटेंस यहां आ गई, ये तीन कैपेसिटेंस और आ गई। और इनके नाम किस किस तरह के हो गए, CX CY CZ, CX CY CZ। और इसमें करंट किस तरह का हो गया, IX IY IZ। इसमें करंट है IX, इसमें है IY, इसमें है IZ। सच दैट इसका करने का फायदा बेसिकली ये है, इससे दिस I, ये I और ये I सब बराबर हो जाती है। तो यहां पर ये I है, ये वाली भी I है, ये वाली भी I है। इसका मतलब IX इज इक्वल टू I1। ये करंट, ये I और ये I दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब IX इक्वल टू I1, ठीक है।
सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वन, आई वाई इज इक्वल टू आई टू और आई जेड इज इक्वल टू आई थ्री, आई जेड इज इक्वल टू आई थ्री। अच्छा, अब ये बताइए I1 की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू I1 इक्वल टू ओमेगा इंटू के सी इंटू ई, एंड दिस इज इक्वल टू आई एक्स की वैल्यू कितनी है? आई एक्स की वैल्यू ओमेगा सी एक्स इंटू ओमेगा सी एक्स इंटू यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है? तो सारे एक सेम वोल्टेज हैं, यहां पे भी ई है, यहां से भी ई है, ये भी ई है, कितना हो गया? 3E, करेक्ट, बिल्कुल सही। दिस इज 3E, यहां से यहां तक ई है, यहां से यहां तक ई है और यहां से यहां तक ई है, दिस बेसिकली 3E हो गया। दिस इज इक्वल टू 3E, इट्स लाइक दिस, सी। ये सी है, दिस इज I4, ये है पूरा सब। तो यहां से यहां तक ई, यहां से यहां तक ई और यहां से यहां तक ई, 3E 3E। ये अगर आप कर लेते हैं तो इससे क्या मिलता है आपको? बाय द वे दूसरा वाला लगाओ, I2 की वैल्यू कितनी है? I2 ओमेगा इंटू के सी इंटू 2E, और आई वाई की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू सी वाई इंटू यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना हो गया? 2E। सो ओमेगा सी वाई इंटू 2E। थर्ड I3 की वैल्यू ओमेगा के सी इंटू 3E इज इक्वल टू ओमेगा सी जेड इंटू ई, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही। इससे आपको बेसिकली क्या मिलता है? सी एक्स इज इक्वल टू के सी बाय 3, सी वाई इज इक्वल टू के सी जेड इज इक्वल टू 3 के सी। इन जनरली स्पीकिंग, अगर आप इसको n टाइम्स और बढ़ाते जाएं और मतलब n यूनिट्स अगर इसके अंदर लगा रखे हैं, तब इसके लिए क्या हो जाएगा? सी एक्स इज इक्वल टू के सी अपॉन n माइनस 1, सी वाई इज इक्वल टू के सी अपॉन n माइनस 2, सी जेड इज इक्वल टू के सी अपॉन n माइनस 3 एंड सो ऑन। इन जनरल सी पी इज इक्वल टू के सी अपॉन n माइनस पी, दैट्स इट। पी के सी अपॉन n माइनस 1, 2 के सी अपॉन n माइनस 2, 3 के सी अपॉन n माइनस, ये। सो पी के सी अपॉन n माइनस पी।